वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल फिजिक्स टेक बाय आईटीएन। ये एक एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स की क्लासें मिल रही हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम इतना ही कहेंगे कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी अगला वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें। तो आज हम फिर से आपके लिए 12th का लेक्चर लेकर के आए हैं। 12th में हमने अभी अभी जस्ट स्टार्ट किया था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो उसमें हमने सिर्फ अभी एक ही लेक्चर किया है जिसमें मैंने आपको सिर्फ बेसिक डिफिनीशंस के बारे में बताया था कि मतलब मैट्रिक्स की डिफिनीशन क्या है और उसके कितने टाइप होते हैं। अभी हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है। तो हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जो हम पढ़ रहे थे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, उसी में आगे बढ़ते हैं। हमने मैट्रिसेस का डिफिनीशन पढ़ लिया और उसके टाइप्स पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस। ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं आपको मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं छोटा सा। इसमें ऑपरेशन में हम देखिए, हम कोई भी जब हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज मिलती है तो उसमें हम बेसिक ऑपरेशन जो करते हैं वो क्या होता है, या तो हम ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। तो उसी चीज को हम पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहला ऑपरेशन पढ़ते हैं जो इक्वालिटी का है, मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल कैसे हो सकती है। तो इक्वालिटी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, इक्वालिटी। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब ये क्या होता है, जैसे आपने इक्वेशन पढ़ा होगा x प्लस वाई इक्वल टू जेड। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है, x और y को ऐड करेंगे तो z के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या है, इक्वालिटी है। मतलब x प्लस वाई जो है वो z के इक्वल है। तो ऐसे ही हम पढ़ने वाले हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे। तो दो मैट्रिक्स इक्वल होने की कंडीशन ये है कि दोनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए। और क्या होने चाहिए, एवरी एलिमेंट मस्ट बी इक्वल। तो ये सबसे बेसिक कंडीशन है। अगर दो मैट्रिसेस जो सेम ऑर्डर के हैं और उनके हर एक एलिमेंट की वैल्यू सेम है तो वो मैट्रिक्स इक्वल होंगे। तो यही बेसिक कंडीशन है। और इस कंडीशन पे कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था मैट्रिसेस का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, ऐसे होता है। तो मान लीजिए यहां पे आपकी वैल्यू लिखी हुई है 1 2 3 4। ये तो मैंने एक नॉर्मल मैट्रिक्स ले लिया। लेकिन अगर इसी की जगह पे आपको एक मैट्रिक्स ऐसे दे दिया जाए x प्लस वाई जेड 1 3, तो इसको क्या करेंगे, तो इसके इक्वल को जो भी मैट्रिक्स दी होगी उससे कंपेयर करके हम और एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का फंडा इतना ही है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल तभी हो सकती हैं जब उनके हर एक एलिमेंट की वैल्यू सेम हो। जैसे अगर इसमें एज एग्जांपल ले लें कि इसकी वैल्यू है 2 3 5 7। तो इसमें क्या होगा, x प्लस वाई जो है वो 2 के इक्वल होगा, z 3 के इक्वल होगा। तो आप इसको विदाउट मैट्रिक्स आप ये लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जब मैट्रिक्स एकदम लास्ट स्टेज में होती है, जब आप इसमें इक्वेशंस आप पढ़ेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, तो वहां पे इस टाइप के मैट्रिक्स का यूज होगा। मतलब मैट्रिक्स आपके फॉर्म में ऐसे लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो ऐसे बन के आएगी। तो उसको इक्वेट करके आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी होगी। तो आगे बढ़ने से पहले इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि
आपको ये इक्वालिटी अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं एनसीईआरटी की बुक से, उसको सॉल्व करके देखते हैं। आपकी बुक में मैंने देखा तो एक क्वेश्चन ऐसा था कि एक 2x2 का मैट्रिक्स है, 4 3 x 5 y z 1 5। तो क्वेश्चन ये है कि इफ अगर ये दोनों इक्वल हैं देन फाइंड x y एंड z। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें आप बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, दोनों साइड के मैट्रिक्स को आपको इक्वेट करके देखना है कि हाँ ये सच में इक्वल है कि नहीं। अब बीच में इक्वल लगा है तो इक्वल तो होगा ही। तो आपके पास जो वैल्यू नहीं पता है उसको तो अभी कुछ हम कर ही नहीं सकते, लेकिन जो आपको वैल्यू दिख रही है, जैसे इधर देखिए 4 इधर y, तो इसको आप लिख सकते हैं y इक्वल टू 4। 4 एलिमेंट है तो चारों इक्वल होंगे, यही इक्वालिटी का डिफिनीशन है। तो y इक्वल टू 4, आगे z इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1 और 5 इक्वल टू 5। और जो हमारे पास वैल्यू पता है वो इक्वल है, जो नहीं पता वो भी इक्वल होंगे, तभी यहां पे बीच में इसने इक्वल का साइन लगाया हुआ है। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको सच में इक्वालिटी का क्वेश्चन पूछ रहा है तो, और किसी और टॉपिक का पूछ रहा है तो उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे और लास्ट में उनको इक्वेट करा के, जब इक्वल के दोनों साइड आपको दो मैट्रिक्स मिलेगी तो दोनों को इक्वेट कर देंगे सेम एलिमेंट को। मतलब इसकी पोजीशन क्या है 1 1, पहला रो पहला कॉलम। तो दूसरे वाले मैट्रिक्स में भी जो 1 1 पोजीशन पे जो वैल्यू होगी वो दोनों सेम होंगे। मतलब एलिमेंट ऑफ सेम पोजीशन मस्ट बी सेम। मतलब यहां पे ये क्या है 2 1, तो 2 1 पे इधर जो वैल्यू है वो दोनों इक्वेट कर दिए जाएंगे। अगर आपको ऐसे मैट्रिक्स मिल जाए, जब भी आप इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें इधर ऐसे मिलेगा x y z और इधर कुछ वैल्यू मिलेगी, मान लो 1 2 3 मिल रही है, तो आप सीधे इक्वेट कर देंगे कि x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3। तो इस तरह से मैट्रिक्स में इक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ये तो हो गया एकदम बेसिक सा क्वेश्चन। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं, थोड़ा सा लेवल को ऊपर लेकर के जाते हैं और इक्वालिटी का ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, x प्लस वाई यहां पे 2 5 प्लस z और एक्स वाई, और इधर है आपके पास 6 2 5 और 8। अब देखो इसमें 3 तो वेरिएबल है, इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो इसकी पोजीशन पहले चेक कर लेते हैं। 2 2 सेम है। अब बाकी सबको इक्वेट करते हैं। क्वेश्चन आपका यही है कि आपको एक्स वाई जेड निकालना है। तो इसमें हम तीनों को, जो हमारे पास 3 अननोन है, उनकी इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। x प्लस वाई की जो पोजीशन है उसी पोजीशन पे इधर क्या लिखा हुआ है 6। 5 प्लस जेड की जो पोजीशन है उसी पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है 5। तो यहां से आपका 5 और 5 कैंसिल हो गया, तो z इक्वल टू 0 आ गया। और एक्स वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है 8 के बराबर है। अब आपको x प्लस वाई पता है और एक्स वाई पता है। अब यहां से आपको x और y निकालना है। अगर आपको इसको एग्जाम में मान लो करना है, बिल्कुल एग्जाम में बैठे हुए हैं, तो इसमें आप एक बेसिक सा देखेंगे यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है। अगर x की वैल्यू 4 ले लें और y की वैल्यू 2 ले लें तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 4 इंटू 2 8, 4 प्लस 2 6। लेकिन अगर आपको इसको सच में सॉल्व करना है, आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, बोर्ड में आप इस क्वेश्चन को करना है, तो आपको करने के लिए यहां पे क्या करना होगा, यहां से आप y की वैल्यू निकालिए, क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स, और उसको इसमें पुट कर दीजिए। y की जगह पे 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8, और यहां पे जो इक्वेशन बनेगी आपकी 2 डिग्री में, उसको आप सॉल्व कर लेंगे और आपका
क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। इस पूरे को इस साइड लेकर के आते हैं तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे मिडिल टर्म को ब्रेक कर लेंगे, इसको हम लिख लेंगे 4x और 2x। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6x ही आएगा। तो यहां से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4, और यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये भी बन जाएगा x माइनस 4। अब इस पूरे से x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 2। तो एक वन टाइम x माइनस 4 इक्वल टू 0 और वन टाइम x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 2। यही वो दो वैल्यूज हैं। अगर आप x की वैल्यू 4 लेंगे तो y की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी। अगर x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू 4 लेनी पड़ेगी। यानी आपके पास जो 3 आंसर है, z का तो फिक्स है, z 0 है, तो क्या है 4, 2 और 0, ये आपके आंसर निकल करके आए। तो उम्मीद है आपको इक्वालिटी का ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही हमने ये क्वेश्चन लिया था और इसको सॉल्व करके आपको दिखाया है। अब हम आते हैं अपने मेन ऑपरेशंस पे। ये तो हमारा बेसिक था कि मैट्रिक्स अगर दोनों साइड लिखी हुई हो तो इसको इक्वेट कैसे करते हैं। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया। अब हम आगे चलते हैं और अगले ऑपरेशन की बात करते हैं। अगला ऑपरेशन क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। आपके पास दो नंबर होते हैं तो आप उसको ऐड कर देते हैं, और अगर आपके पास दो नंबर है तो आप उसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों लगभग सेम चीजें हैं। एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन, हम आपको दोनों का फंडा साथ में बताते चलते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो इसमें क्या होता है, कोई भी दो मैट्रिक्स एड या सब्ट्रैक्ट तभी हो सकती हैं जब वो दोनों सेम ऑर्डर की हो, सबसे पहला। और पहला क्या समझ लीजिए, इतना ही कंडीशन है ये, अगर वो दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं तो ही आप उनको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे होंगे, उनके कॉन्सेक्यूटिव एलिमेंट, मतलब सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर, ऐड या सब्ट्रैक्ट द सेम पोजीशन एलिमेंट। ये मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में करके बता रहा हूं क्योंकि इसकी थ्योरी शायद ही आपसे कहीं पूछी जाए, तो इसको आपको न्यूमेरिकल्स में ही अप्लाई करना है, इसलिए एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसको याद रखिए। अब इसी पे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आप इसको भूले नहीं। तो बेसिक सा फंडा है। अभी हम चूंकि मैट्रिसेस का को स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो आपके पास जो भी है बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो फिर आगे आपको बहुत आसानी होने वाली है मैट्रिसेस में। तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, इफ A इज इक्वल टू 2 4 3 2 एंड B इज इक्वल टू 1 3 -2 एंड 5। ये क्वेश्चन भी मैंने आपके एनसीईआरटी बुक से ही उठाया है। फाइंड A प्लस बी, ये आपका क्वेश्चन है। आपको इसमें क्या करना है, A और B को ऐड करना है। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का है। तो आइए चेक करते हैं। ये मैट्रिक्स में कितने रो हैं, 2, और कॉलम कितने हैं, 2, मतलब ये मैट्रिक्स इसका है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। ऐसे इसको भी चेक करते हैं, कितने रो हैं, A 2, और कॉलम कितने हैं, 2, मतलब ये सेम ऑर्डर के 2 हो गए। सेम ऑर्डर के हो गए तो अब हम इनको ऐड कर सकते हैं, A प्लस बी। अब हमें हर सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को एक दूसरे में ऐड कर देना है, तो कुछ नहीं करेंगे, ऐड करते जाते हैं।
यहां पे इस पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है 2, और अगले मैट्रिक्स में इसी पोजीशन पे क्या लिखा है 1 ऐड कर दिया। अब अगले पोजीशन पे चलते हैं, इसमें क्या लिखा है 4 और उसमें क्या लिखा है 3, ऐसे 3, अब इसमें -2 लिखा हुआ है तो माइनस ही आएगा यहाँ पे, और ऐसे ही 2 + 5। तो अब इसका फाइनल आंसर लिख लेते हैं, 2 और 1 3, 4 + 3 7, 2 - 1 1, 2 + 5 7। तो आपका ये फाइनल आंसर हो गया। अगर इसी को सब्ट्रैक्ट करना होता तो क्या करते हैं, साथ साथ में ये भी देख लेते हैं, ये भी फंडा आपका क्लियर होता जाएगा। तो 2 और इसको माइनस करेंगे तो 2 - 1 4 - 3 3 -2, तो एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ऐसे ही 2 - 5, तो a - b क्या आता है आपका 1 1 5 और -3। तो अगर आपको a + b निकालना हो या a - b निकालना हो तो आप बिल्कुल सिंपल तरीका यही है, इससे आप निकाल सकते हैं। आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो, लेकिन दोनों मैट्रिक्स या मान लो 3 को ऐड करना है तो तीनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होने चाहिए। बस इतना आपको याद रखना है कि मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होंगे तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो अब हम एडिशन के कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताते हैं और उसके बाद हम चलेंगे मल्टीप्लिकेशन की ओर। प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये क्या कहता है कि a + b + c करिए या a + b करके +c करिए, सेम है। मतलब क्या है, इसमें कुमुलेटिव प्रॉपर्टी जो है ये होल्ड होती है। ये तो 3 में हो गया। अगर 2 की बात करें तो a + b करो या b + a करो, सेम आंसर आने वाला है। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन में यूज नहीं होगा और आपका जो सब्ट्रैक्शन है उसमें भी यूज नहीं होगा। ये सिर्फ एडिशन में यूज होता है, इसलिए ये एडिशन की प्रॉपर्टी है। और कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड होता है। कैंसिलेशन क्या होता है, मतलब दोनों साइड आप कैंसिल कर सकते हैं। मतलब किसी ने आपसे पूछा कि a+, अगर आपको एक इक्वेशन आया a + b = a + c, तो यहां से क्या है a और a कैंसिल हो सकता है। आप सीधे उनको बोल सकते हैं कि इस कंडीशन में b = c हो जाएगा। मतलब कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड होता है मैट्रिक्स में। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा जो हमने एडिशन की बात की। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक। एडिशन मैंने आपको बता दिया कैसे होना है, सब्ट्रैक्शन कैसे होना है वो भी मैंने आपको समझा दिया है, और मैंने आपको एडिशन की प्रॉपर्टी भी बता दी है। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की ओर। सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो हमारा पॉइंट है वो मल्टीप्लिकेशन ही है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको ज्यादा यूज नहीं होने वाला है। और मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होता है, उसको इनवर्स निकाल के मल्टीप्लाई ही किया जाता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होना है। अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है और वो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी मैट्रिक्स के अंदर, तो वो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। तो आप इसको ऐसे पॉइंट वाइज याद रखिए। स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड इन एवरी एलिमेंट। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूं कि अगर मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 4 7 9, ये आपका क्वेश्चन है। मान लो इफ a = इतना, देन
अगर आपसे पूछा जा रहा है कि 2a क्या होगा, तो मतलब आप क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन कर देंगे हर एक एलिमेंट में। मतलब 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 4 हो जाएगा, 2 इंटू 7 हो जाएगा, और 2 इंटू 9 होकर के आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, 4, 8, 14 और 18। तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अगर आप यहां से कुछ कॉमन निकालते हैं तो आप जो भी नंबर कॉमन निकालेंगे या जो भी टर्म आप कॉमन निकालेंगे वो हर एक एलिमेंट में से बाहर आएगा। मान लो आपको यहां से 2 कॉमन निकालना है, मतलब 2 आपको बाहर निकालना है, तो क्या होगा, हर एक में से 2 बाहर आएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9। तो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, और अगर कॉमन निकालना होगा तो हर एक एलिमेंट में से वो कॉमन आ जाएगा। ये तो हो गया अगर किसी कांस्टेंट को अगर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है। अब आते हैं कि अगर 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई ऑफ 2 मैट्रिक्स। अगर 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, अभी मैंने क्या देखा कि 2 मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो कैसे करेंगे। अब देखते हैं कि 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो तो क्या होगा। तो इसकी जो बेसिक कंडीशन है वो क्या है कि अगर A मैट्रिक्स है M क्रॉस N का और B मैट्रिक्स है P क्रॉस Q का, ये क्या है, इसके ऑर्डर है। ऑर्डर क्या होता है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बता दिया था कि ऑर्डर को कैसे लिखते हैं। जो पहले लिखा होता है वो नंबर ऑफ रोज होते हैं, और जो बाद में लिखा होता है नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। अगर ऐसे आपके पास 2 मैट्रिक्स है, वो मल्टीप्लाई तभी होंगे जब n की वैल्यू p के बराबर आ जाए। मतलब पहली वाली मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं दूसरी वाली मैट्रिक्स में उतने रो होने चाहिए, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। तो ये है आपका बेसिक सा कॉन्सेप्ट। और मल्टीप्लाई होता कैसे है कि जिस पोजीशन पे आप वैल्यू लिखने वाले हैं उस पोजीशन का, मान लो ये आपका पोजीशन क्या है 1 2, मान लो 1 2 1, तो आपको करना क्या होगा कि पहली वाली मैट्रिक्स का पहला रो लेना होगा और दूसरी वाली मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम लेना होगा, और हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा। ये मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो अभी मैंने जो क्वेश्चन एडिशन के लिए लिया था, अब उसी को हम मल्टीप्लिकेशन के लिए लेते हैं और उसी से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी हो सकती हैं जब उनके पहले मैट्रिक्स का जितना कॉलम है दूसरी वाली मैट्रिक्स में उतने ही रो होने चाहिए। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। और जो आपका फाइनल मैट्रिक्स बन के आएगा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मान लो अगर आपका सी मैट्रिक्स बन रहा है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, M क्रॉस Q। पहले वाले में जितने रो थे उतने रो रहेंगे और दूसरे वाले में जितने कॉलम थे उतने कॉलम रहेंगे। N और P तो बराबर हो गए तो इनको भूल जाओ, तो M क्रॉस Q ऐसे आप याद रखिए इसको। अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। हम वही क्वेश्चन लेते हैं जो अभी हमने लिया था ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक ही मैट्रिक्स पे बार बार आप अलग अलग ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। 2 4 3 2 और बी मैट्रिक्स है आपका 1 3 -2 और 5। फाइंड, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बताना है। तो आओ इसको मान लेते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक नया मैट्रिक्स बनेगा जिसका नाम सी होगा, मान लेते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4
3 2 2 1 3 -2 और 5। अब हम कौन सी पोजीशन पे वैल्यू लिखने वाले हैं? 1 1। इसको ऐसे याद रखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। कौन सा पोजीशन है? 1 1, मतलब पहला रो पहला कॉलम। तो हम क्या करेंगे? पहले रो का मल्टीप्लीकेशन करेंगे पहले कॉलम में। तो 2 × 1, 2 × 1 प्लस, अब आगे इधर आगे बढ़ेंगे उधर नीचे जाएंगे, 4 × -2। ऐसे होता है मल्टीप्लीकेशन। जो हमारा पोजीशन होता है वो वाला रो लेते हैं और जिस पोजीशन का कॉलम होता है उस वाले कॉलम में उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारा पोजीशन था 1 1, तो हमने पहले रो को लिया और पहले कॉलम को लिया। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और अब दूसरे कॉलम में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरे कॉलम में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 × 3 प्लस 4 × 5। ऐसे जब हम दूसरे रो में लिखने आएंगे, कहां पे, कौन से कॉलम में लिख रहे हैं? पहले कॉलम में। तो दूसरे वाले रो को पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 प्लस 2 × -2। और जब दूसरे रो के दूसरे कॉलम में लिखना होगा तो दूसरे रो को दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 प्लस 2 × 5। अब हमारे पास ना रो बचे हैं ना कॉलम। तो ये क्वेश्चन, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। 2 - 8, 6 प्लस 20, 3 - 4, 9 प्लस 10। तो हमारा फाइनल जो सी बन के आया वो क्या आया? 2 - 8 -6, 6 प्लस 20 26, 3 - 4 -1, 9 प्लस 10 19। तो आपका ये फाइनल आंसर बन करके आएगा कि अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो तो इस हिसाब से करेंगे। जिस पोजीशन पे लिखना होगा उसका रो लेंगे और जिस पोजीशन का कॉलम है उसके कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका बेसिक फंडा है। तो उम्मीद है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का टेक्निक आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको बहुत जगह काम आने वाला है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा प्रोसेस होता है, टाइम टेकिंग होता है, लेकिन हो जाता है। ये तो 2 × 2 था तो जल्दी हो गया, 3 × 3 होता तो थोड़ा और टाइम लगता है, लेकिन हो जरूर जाता अगर आप इस फंडे को यूज करते हैं। अब हम आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टी बता देते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ ही गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें जिन्हें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अभी तक समझ में नहीं आया है, ताकि उनको भी इससे फायदा हो सके। आप लोगों के फायदे के लिए हम YouTube पे ये लेक्चर अपलोड करते रहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी पे आते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि A × B और B × A अगर कर रहे हो तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। मतलब आपको इधर से मल्टीप्लाई करना है या उधर से मल्टीप्लाई करना है, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। A × B डज नॉट इक्वल टू B × A। मतलब अगर आपसे A और B का मल्टीप्लिकेशन पूछा गया है तो A को B से ही मल्टीप्लाई करेंगे, B को A से करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है तब तो वैल्यू सेम आएगी, लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुई तो वैल्यू डिफर कर जाएगी। ये तो हो गया आपका एक प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? प्रोडक्टिव रूल अप्लाई होता है। मतलब अगर किन्हीं दो मैट्रिक्स को ऐड करके अगर आपने ए से मल्टीप्लाई किया है तो यहां पे ये रूल अप्लाई होता है कि आप मल्टीप्लाई करके तब ऐड करें। लेकिन यहां पे फिर A × C है, C × A लिखने की कोशिश नहीं करेंगे।
ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये नहीं किया, ऑर्डर सही नहीं लग रहा, लाओ सी इंटू ए कर लेते हैं, तो ये नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, इसमें ए इंटू बी इंटू ए के बराबर नहीं, मतलब ए इंटू सी इंटू ए के इक्वल नहीं होगा, इसलिए ए इंटू सी ही लिखेंगे। और तीसरी प्रॉपर्टी, अगर तीन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप चाहे इन दो को मल्टीप्लाई करके तब इनसे मल्टीप्लाई करो, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर सी से मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में। और एक और प्रॉपर्टी जो सबसे मेन है, कि अगर a इंटू बी इज इक्वल टू 0 आ रहा है मैट्रिक्स में, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करते हैं, एक्स वाई इक्वल टू 0 है तो सीधे लिख देते हैं कि x इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 0, लेकिन ये मैट्रिक्स में अप्लाई नहीं होता है। डज नॉट मीन दैट either a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, यह मैट्रिक्स में नहीं होता है। किन्हीं तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके हो सकता है 0 आ रहा हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसमें से कोई भी एक मैट्रिक्स 0, दोनों नॉन 0 हो सकती हैं, लेकिन फिर भी उनका मल्टीप्लिकेशन 0 आ सकता है। और एक और प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है, कि अगर आप किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसमें आप चाहे a इंटू आई करो या i इंटू ए करो, क्योंकि वो आइडेंटिटी है, 1 में आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो उतना ही आने वाला है। तो ये यहां पे फॉलो हो जाता है ये वाला रूल, कि आप 1 इंटू 2 करो या 2 इंटू 1 करो, सेम आता है, तो वो मैट्रिक्स में हो जाता है, लेकिन इन कंडीशन ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसकी वैल्यू कितनी आती है, ए के इक्वल ही आती है। तो ये थी बेसिक प्रॉपर्टीज व्हाइल वी मल्टीप्लाई द 2 मैट्रिसेस और 3 मैट्रिसेस, दीज आर द प्रॉपर्टीज। सो आप लोग इतना याद रखेंगे, और उम्मीद है आज का लेक्चर जो मैंने आज आपको ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बताया है, मैट्रिक्स पे क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, डिवाइड आप नहीं कर सकते, पहले ही आपको बता चुका हूं। अगर मान लो x इंटू वाई इक्वल टू जेड लिखा हुआ है और आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो आप z बाई एक्स नहीं लिख सकते, इसमें आप क्या करेंगे, y इक्वल टू x इनवर्स z लिखेंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, आप x इनवर्स निकालेंगे, ये एक मैट्रिक्स आएगा, फिर आप z की वैल्यू आपको पता होगी पहले ही यहां से, वो एक मैट्रिक्स होगा।